आज हम लोग समास जैसे मुख्य पाठ को पढ़ेंगे। इस समास से हमारे बोर्ड की परीक्षा में भी 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो हम जानते हुए भी छोटी छोटी गलतियों के कारण हम मार्क्स अपना खत्म कर देते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम समास को देखते हैं कि समास है क्या। तो सामान्य रूप से समास शब्दों का संक्षेपीकरण या संक्षिप्त रूप, यानी शब्दों का। समास जो होता है सामासिक पद होता है। समास एक पद नहीं, वो कई पदों के मिलने से बनता है। ठीक है, इसलिए वह शब्दों न कह के पदों भी कहा जा सकता है कि पदों का संक्षेपीकरण है, पद का छोटा रूप है, उसे क्या कहते हैं, समास। और वही जो कहलाता है वह समस्त पद कहलाता है। समास के ऐसे 2 अंग हो जाते हैं, आपका एक समस्त पद और एक हो जाता है आपका समास विग्रह। तो समस्त पद उसके छोटा रूप हो गया, और समास विग्रह जैसे हम लोग तोड़ते हैं उसको, ठीक है, जिस प्रकार आप संधि तोड़ते हैं तो संधि में आप प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इसको तोड़ने में हम धन का चिन्ह नहीं लगाते हैं, उसमें और भी पदों को जोड़ करके उसे बड़ा करते हैं, तो वह कहलाता है समास विग्रह। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब परिभाषा, उसके व्याकरण रूप से उसके परिभाषा क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात कभी भी एक पद से समस्त पद नहीं तैयार होगा, और 2 से अधिक रहेगा तभी वो तैयार होगा। जैसे देखिए उदाहरण दिया जा रहा है, गंगा का जल। ठीक है, देखिए यहाँ 1 2 पद हो जा रहे हैं, और बीच में एक आपका आ रहा है जो उसको जोड़ने का काम कर रहा है, और यह जो है गंगा जल, यह कहलाता है समस्त पद। ये हो गया हमारा समस्त पद, और ये हो गया समास विग्रह। गंगा का जल समास विग्रह, और गंगा जल क्या हो गया, समस्त पद। इसको तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि समस्त पद के भी फिर 2 अंग होते हैं। ठीक है, और वो 2 अंग क्या होते हैं, पूर्व पद जिसे प्रधान खंड भी कहते हैं, और उत्तर पद जिसे गौण खंड कहते हैं। यानी इसमें से समस्त पद से जो 2 पद होते हैं उसमें एक की प्रधानता होती है, एक का वैल्यू होता है और दूसरे का वैल्यू नहीं होता है। हर उसके भेद के अनुसार ये चलता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे गंगा, गंगा जल, तो यहाँ गंगा हो गया आपका पूर्व पद, प्रथम पद, और जल हो गया आपका उत्तर पद, गौण पद। ठीक है, यहाँ आपका गंगा का जल, गंगा शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अर्थात कहाँ का जल है, तो गंगा का जल है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं, यानी अर्थात हमने अब तक देखा कि समास विग्रह और समस्त पद क्या है। विग्रह है तोड़ने की प्रक्रिया, समस्त पद है जोड़ने की प्रक्रिया। समस्त पद के 2 अंग होते हैं, पूर्व पद जिसे प्रमुख खंड कहते हैं, प्रधान खंड कहते हैं, और दूसरा जो होता है वह गौण खंड कहलाता है, या वह उत्तर पद भी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतने को देखा, और यह हमारे सर्वप्रथम समास के लिए बहुत जरूरी अंग है। अब हम लोग आते देखते हैं कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय, और छठा हो जाता है बहुव्रीहि समास। इनको बारी बारी से एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन सारे समास में किसी में आपका प्रथम खंड की प्रधानता होती है, तो किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो किसी में दोनों पद की प्रधानता होती है, और किसी में दोनों प्रधान न होकर कोई तीसरा आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये हमारे एक एक करके हम उसे पहचानने का तरीका भी देखेंगे कि हम कैसे उसको बिल्कुल एक नए अंदाज में, अगर हमें उसकी परिभाषा भी न याद रहे तो नए अंदाज में हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, अर्थात इससे पहले वाले कक्षा में भी मैंने आपको अव्यय के बारे में बताया था। अव्यय वह शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
वह स्त्रीलिंग में भी वही रूप रहता है, पुल्लिंग में भी वही रूप रहता है, वह एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी वही रहता है। तो वैसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय सबसे पहले पहचान आप अव्यय की कीजिए कि अव्यय क्या है। अव्यय अविकारी शब्द है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि पूर्व पद, इसमें कह रहा है जिस समास में पहला पद दैट मीन्स पूर्व पद है ना, पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो यहाँ देखिए प्रति क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा आपका पूर्व पद और दिन हो जाएगा आपका उत्तर पद, ठीक है। दिन तो आप जानते हैं, और प्रति शब्द जो है वह आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं कि प्रति शब्द अव्यय है, वह किसी भी रूप में अपने रूप को बदलता नहीं है, ठीक है। तो प्रतिदिन, अब हम इसको सिर्फ सामान्य रूप से आपके सामने यह धन का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा के बताया है कि ये पूर्व पद हो गया और ये दिन हो गया उत्तर पद। लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर आएगा प्रत्येक दिन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका होता है बार बार, ठीक है, बार बार, बार बार, बार बार शब्द भी आपका अविकारी शब्द है, वह बदलता नहीं है। जब इस तरह से योजक लगा करके भी बार बार दे तो ये बार बार शब्द जो है अव्यय होने के कारण यह क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास होगा और इसका विग्रह हो जाएगा हर एक बार, ठीक है, हर एक बार। ऐसे ही आपके यथा शब्द भी होता है, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा आपका पूर्व पद, शक्ति आपका उत्तर पद, और यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। जब हम विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार, और यथा यहाँ प्रति, बार इत्यादि जो है ये सभी अव्यय सबसे पहले पूर्व में आपके इसमें भी कह रहा पहला पद यहाँ है, दूसरा पद यहाँ है, तो पहला पद अव्यय होने के कारण हम तुरंत उसे क्या कह देंगे? अव्ययी भाव। नाम से भी कह रहा अव्ययी, अर्थात इसका पहला प्रारंभ ही क्या हो? अव्यय हो। अब आइए इसमें पहचान क्या है? पहचान है पूर्व पद अव्यय होगा, जैसा कि अभी तक मैंने उसे इसी रूप में बताया कि पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। सबसे पहला समस्त पद का पहला पद हमें देखना है, वह क्या है? अव्यय हो। अब आइए दूसरा में तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक की विभक्ति से युक्त होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसे जो समस्त पद है उसे हम विग्रह करेंगे, और जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या आएगा? कारक की विभक्ति यानी कारक के चिन्ह, जिसे परसर्ग भी कहते हैं, का, के, की, ने, ना, ने, नी, रा, रे, री, के लिए, से, पर इत्यादि जो है ये कारक के चिन्ह है, विभक्ति है। जब हम उसे विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह किसी न किसी रूप में जुड़ जाते हैं, और जहाँ कारक का चिन्ह जुड़ गया उसे आंख बंद करके तत्पुरुष समास लिख देना है। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसमें उत्तर पद की। अभी तक हमने देखा अव्ययी भाव में प्रथम पद की प्रधानता होती है क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय है, और दूसरे में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए पहचान जो है, सबसे सटीक पहचान मैंने बताया कि विग्रह करें, और विग्रह करने पर अगर कारक के चिन्ह आता है तो तुरंत हमें उसे क्या कर देना चाहिए? तत्पुरुष समास मान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण भी दिया गया है, यश प्राप्त। हम यश प्राप्त बस तुरंत हम तोड़ते हैं, यश को प्राप्त। यहाँ देखिए को अंडरलाइन किया गया है। को क्या है? को है आपको संबंध का, के, की, अधिकरण में, पै पर, अधिकरण, ठीक है, कर्म को, कर्ता ने, कर्म को, तो यह कहीं न कहीं कारक के चिन्ह है को, इसलिए इसे अंडरलाइन करके मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये कारक के चिन्ह से युक्त होने के कारण ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। और कौन प्राप्त करा? इसमें कहा है ना कि उत्तर पद की प्रधानता, यानी ये आपका ये हो जाता है आपका पूर्व पद, ये हो जाता है उत्तर पद, यश आपका पूर्व पद और प्राप्त आपका उत्तर पद। तो क्या प्राप्त किया है? ठीक है, तो प्राप्त करना मुख्य कार्य बता रहा है, इसलिए इस प्राप्त को उत्तर पद कहा गया। दूसरा पद है पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसकी प्रधानता होने के कारण यह क्या हो गया?
यह अपना एक स्पष्ट अर्थ व्यक्त करने में सफल होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, रोगग्रस्त। यहाँ देखिए रोग आपका एक पद हो जाता है और ग्रस्त आपका एक पद हो जाता है। ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया आपका उत्तर पद। यहाँ आप अगर हम यहाँ दूसरे पद को की प्रधानता नहीं करते, सिर्फ रोग डालते हैं, तो रोग से हम कुछ भी बना सकते, रोग मुक्त भी बना सकते हैं, रोग रहित भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये आपके उत्तर पद की प्रधानता इसमें बताया, उत्तर पद ही उसको स्पष्ट करता है। तो रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से करण से, ठीक है। इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं पहचान। पहचान में दोनों पद कारक के चिन्हों से बंधे होते हैं। देखिए दोनों पद यश और प्राप्त यहाँ को से बंधा हुआ है, रोग और ग्रस्त यहाँ से बंधा हुआ है, ऋण मुक्त, ऋण और मुक्त से बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपको उत्तर पद जो होता है वह सहायक, पूर्व पद आपका सहायक होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद उसे पूरा करने में सफलता देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता होती है।